साल 1857 का विद्रोह खत्म हुआ और उसके बाद भारतीय राजनीति में दो बिल्कुल अलग कहानियां शुरू हुईं। एक रास्ता था जो अलगाव की तरफ जा रहा था और दूसरा था एकजुट होकर अपने हक यानी स्वशासन की मांग का। आज हम यही समझेंगे कि ये दोनों रास्ते कैसे बने और फिर कैसे एक ऐतिहासिक समझौते पर आकर मिले जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले तक हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही विद्रोह की आग ठंडी पड़ी, अंग्रेजों ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। उन्हें यह एहसास हो गया कि अगर भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है यहाँ के लोगों को आपस में बांट दो। और यहीं से जन्म हुआ उस मशहूर पॉलिसी का फूट डालो और शासन करो, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो आखिर ये फूट डालो और शासन करो की नीति थी क्या? ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों का रवैया हमेशा एक जैसा नहीं रहा। शुरुआत में उन्होंने 1857 के विद्रोह का बड़ा जिम्मेदार मुसलमानों को माना और उनके साथ काफी सख्ती बरती। लेकिन जैसे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत बनकर उभरी, अंग्रेजों का डर भी बदल गया। अब उनका मेन टारगेट कांग्रेस के बढ़ते असर को रोकना था और इसके लिए उन्हें एक काउंटर बैलेंस की जरूरत थी, मतलब कांग्रेस को रोकने के लिए एक और ताकत। और उन्हें ये ताकत दिखी मुस्लिम समुदाय में। देखिए, मुस्लिम लीग का बनना कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसकी जमीन, इसकी नींव कई दशक पहले से ही तैयार हो रही थी। चाहे वो 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का बनना हो या फिर 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना, ये सारे कदम एक अलग राजनीतिक पहचान को हवा दे रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि अलीगढ़ कॉलेज के ब्रिटिश प्रिंसिपल खुद सरकार को ये सलाह दे रहे थे कि मुस्लिम हितों को अलग रखकर ही कांग्रेस को कमजोर किया जा सकता है। और इसी वैचारिक जमीन पर भारत की राजनीति का वो पहला बड़ा रास्ता बना, मुस्लिम राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक फॉर्मल संगठन जिसे हम और आप मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग के बनने से ठीक पहले एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने आगे का सारा खेल ही बदल दिया। अक्टूबर 1906 में आगा खां की लीडरशिप में 35 बड़े मुस्लिम नेता शिमला में वाइसरॉय मिंटो से मिले। इसी मीटिंग को इतिहास में शिमला डेप्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस डेलीगेशन ने वाइसरॉय के सामने क्या मांगे रखीं? पहली, कि उन्हें उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा सीटें दी जाएं। इसका कारण उन्होंने अपनी ऐतिहासिक भूमिका और ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा को बताया। और सबसे अहम, सबसे बड़ी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना। वाइसरॉय मिंटो ने भी उन्हें पूरा भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। और देखिए, वाइसरॉय से आश्वासन मिलने के ठीक 2 महीने बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मकसद साफ था, मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों को एक संगठित आवाज देना। इसके संस्थापक थे नवाब वकार उल मुल्क और आगा खान को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। लीग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना। दूसरा, मुसलमानों की पॉलिटिकल राइट्स की हिफाजत करना। और तीसरा, कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना। यानी एक तरफ सरकार से नज़दीकी तो दूसरी तरफ अपने समुदाय के लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाना। 2 साल बाद 1908 में लीग ने अपने अमृतसर सेशन में इस मांग को अपनी ऑफिशियल पॉलिसी बना लिया। अब पृथक निर्वाचक मंडल सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल मिशन का सबसे बड़ा, सबसे सेंट्रल गोल बन चुका था। और अगले ही साल 1909 में लीग को एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मिली। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को मान लिया। स्रोत सामग्री के अनुसार इसी पल को 2 राष्ट्र सिद्धांत का बीज कहा जाता है, जिसके परिणाम बहुत दूर तक जाने वाले थे। तो ये थी कहानी पहले रास्ते की। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, एक और रास्ता भी था। देश में एक और लहर भी चल रही थी, और वो थी स्वशासन यानी होम रूल की मांग की। 1914 आते आते कांग्रेस की हालत सच कहें तो थोड़ी ठीक नहीं थी। 1907 के सूरत स्प्लिट ने पार्टी को गरम दल और नरम दल में तोड़ दिया था।
ऊपर से फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नरमपंथी नेताओं के निधन से एक लीडरशिप वैक्यूम सा बन गया था। और जहां भी वैक्यूम होता है वहां कोई नई चीज उससे भरने जरूर आती है। और इस खालीपन को भरने के लिए पॉलिटिकल स्टेज पर दोबारा एंट्री हुई बाल गंगाधर तिलक की। 6 साल की लंबी सजा काटकर 1914 में लौटे तो तेवर और जोश वही थे। उन्होंने कहा, भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि माता पिता उसे उसका वाजिब हक दे दें। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि अब भारत को अपना हक यानी स्वशासन चाहिए। तिलक की इस आवाज में एक और दमदार आवाज आकर मिली, और वो आवाज थी एनी बेसेंट की, एक आयरिश महिला जिन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक घंटी बजाने वाले का काम कर रही हूं जो सोए हुए देश को जगा रहा है। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे देश को स्वशासन की मांग के लिए एक साथ खड़ा करना। और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट चीज हुई। होम रूल के लिए 2 अलग-अलग लीग्स बनी, एक तिलक की और एक बेसेंट की। लेकिन उन्होंने आपस में कंपटीशन नहीं किया, नहीं, बल्कि बहुत समझदारी से अपना अपना इलाका बांट लिया। तिलक की लीग महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया में एक्टिव थी, तो बेसेंट की लीग ने बाकी पूरे भारत में आंदोलन को फैलाया। मकसद एक ही था, टकराव से बचकर आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाना। और अब हमारी कहानी के ये दोनों धागे, मुस्लिम लीग वाला रास्ता और कांग्रेस का होम रूल वाला रास्ता, आकर मिलने वाले थे। जगह थी लखनऊ और साल था 1916। ये भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। 1916 का लखनऊ सेशन वाकई ऐतिहासिक था। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में सालों के बंटवारे के बाद तिलक के नेतृत्व में गरम दल की कांग्रेस में वापसी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ एक मंच पर आना। सालों की दूरियों के बाद दोनों पार्टियां एक बड़े समझौते के लिए तैयार थीं। तो सवाल यह है कि ये समझौता हुआ किस बुनियाद पर? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी मांग सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन जब इतिहास को बाद में देखा गया तो स्रोत सामग्री के मुताबिक कांग्रेस के इस फैसले को एक रणनीतिक भूल, एक बड़ी गलती माना गया। उस वक्त ये एकता के लिए जरूरी लगा होगा, पर भविष्य में इसके बहुत गहरे परिणाम हुए। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी एकता आखिर लंबे समय तक चली क्यों नहीं? चलिए अब इस आंदोलन के अंत और इसकी विरासत को भी समझ लेते हैं। ये एकता और ये जोश ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक के बाद एक चीजें होती गईं। पहले 1917 में एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से आंदोलन में तेजी आई, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू घोषणा करके भविष्य में सुधारों का वादा कर दिया। इस वादे के बाद बेसेंट ने आंदोलन रोक दिया। उधर तिलक एक केस के सिलसिले में लंदन चले गए और इसी बीच देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। धीरे धीरे ये जो एकता बनी थी वो बिखरने लगी। भले ही होम रूल आंदोलन अपने फौरी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसकी विरासत, इसकी लेगेसी बहुत बड़ी है। ये गांधीवादी युग से पहले का पहला सही मायनों में जन आंदोलन था। इसने राजनीति को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। और सबसे जरूरी बात, इसने जमीनी स्तर पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जिसका इस्तेमाल बाद में गांधी जी ने अपने आंदोलनों को कामयाब बनाने के लिए किया। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या उस वक्त एकता के लिए किया गया एक समझौता अनजाने में ही आगे चलकर भारत के विभाजन का एक कारण बन गया? इस पर सोचना और विचार करना बहुत जरूरी है।